ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक दिन मेरे पास एक चिंटू का फोन आया और चिंटू ने कहा, सर मुझे नौकरी दिला दो, सर मुझे नौकरी दिला दो, जेई की दिला दो, सर एई की दिला दो, सर ईएस या गेट में क्वालिफाई करा दो, सर कहीं भी दिला दो, मेरे जिंदगी की सारी समस्याएं सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा, चिंटू तुम्हें ऐसा लगता है कि नौकरी पाने के बाद सारी समस्याएं सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे? चिंटू ने कहा, हाँ सर, रहने के लिए घर मिलेगा, सैलरी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा सर, जिंदगी अलग लेवल पे पहुंच जाएगी, सारे संघर्ष जिंदगी के खत्म हो जाएंगे सर। तो मैंने चिंटू से एक सवाल पूछा और वही सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं। मैंने चिंटू से एक सवाल पूछा, वही सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं। मैं सबसे पहले चर्चा करने जा रहा हूं मुकेश पांडे की। मुकेश पांडे के बारे में आपको बता दूं कि मुकेश पांडे 2012 बैच के आईएएस टॉपर थे, जिनकी 14वीं रैंक थी और उनकी पोस्टिंग हुई थी बिहार में। मुकेश पांडे की बिहार में पोस्टिंग हुई थी, 14वीं रैंक थी 2012 यूपीएससी में, और उनकी पहली पोस्ट थी एसडीएम की, और कुछ सालों के बाद उनका पहला प्रमोशन हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे। एक ऐसी पोस्ट जिसका सपना हर यूपीएससी का कैंडिडेट देखता है, और उस नौकरी पे, उस पोस्ट पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे प्रमोशन पाने के एक हफ्ते बाद मुकेश पांडे ने सुसाइड कर लिया। एक ऐसी नौकरी जिसका सपना हर भारतीय देखता है, एक ऐसा जीवन जो हर इंसान जीना चाहता है, ऐसी नौकरी, ऐसा जीवन किसी के पास था, लेकिन उसने अपने जीवन को त्याग दिया। और आपको पता है, सुसाइड करने से पहले मुकेश पांडे बिहार से दिल्ली आए। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने एक बकायदा वीडियो बनाया और होशो हवास में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। और गाजियाबाद गए, गाजियाबाद के रेलवे ट्रैक पे लेट गए और वहां पे कट के उन्होंने अपनी जान दे दी। और उनके मरने के बाद जब उनके ससुर जी आए और उनकी वाइफ आई, तो उनके ससुर जी ने पता है क्या कहा कि मेरा दामाद कायर था। एक 6 महीने की बेटी थी मुकेश पांडे की, और उनके ससुर जी ने कहा कि मेरा दामाद कायर था, उसको एक 6 महीने की बेटी की भी परवाह नहीं हुई। ए लाइफ विच इज ड्रीम फॉर द मिलियंस, बट मुकेश पांडे लेफ्ट दैट लाइफ। कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई? कैन यू टेल मी द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टेप? कि एक ऐसा इंसान जो एक जिले का मालिक कहा जा सकता है, अगर आप देखो तो जिलाधिकारी की जो पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वही तो सबसे मशहूर पोस्ट होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की। पोस्ट तो बहुत सारी होती हैं, आईएएस के अलावा आईपीएस, आईआरएस, ट्रैफिक सर्विस, पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस, बट चार्म सिर्फ एक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट, कि पूरे जिले का लगभग कंट्रोल एक इंसान के पास है और वो इंसान हार मान जाता है। मोहम्मद आरिफ, क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? अगर आपको लग रहा है सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्लास खत्म होने के बाद जाना यूट्यूब पे, डालना मुकेश पांडे सुसाइड वीडियो। उनकी बकायदा 20 मिनट की वीडियो दिखेगी आपको, जिन्होंने कुछ घंटे पहले बनाया है सुसाइड के, और उन्होंने अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म किया सुसाइड करने से पहले, मगर जब तक कुछ हो पाता तब तक काम हो चुका था। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं बीके बंसल की। बीके बंसल ने जिस वक्त यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, उन्होंने कभी सपने में दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि यही एग्जाम एक दिन मेरे जीवन से सब कुछ छीन लेगा। बीके बंसल करीब 59 साल की उम्र में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सीबीआई के द्वारा, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सीबीआई के द्वारा, और रिश्वत लेने के बाद सीबीआई ने उनको जेल के अंदर डाला, उनसे पूछताछ की, उनके परिवार से भी पूछताछ की, उनकी वाइफ और उनकी बेटी से भी सीबीआई ने पूछताछ की। कुछ दिन तक जेल में थे मुकेश बीके बंसल, और उस दौरान जब उनकी बेटी से और उनकी वाइफ से पुलिस ने पूछताछ की, तो उनकी वाइफ को बहुत बुरा लगा, बहुत ह्यूमिलिएशन महसूस हुआ कि मैं एक आईएएस अधिकारी की बीवी, जिससे कोई बुरे तरीके से बात नहीं की आज तक, उससे पुलिस वाले या सीबीआई वाले इतने बुरे लहजे में बात कर रहे हैं। बहुत शौक लगा उनको। और उनकी वाइफ, जिनका नाम था सत्यबाला, 58 इयर्स की एज में उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। और उनकी बेटी, बीके बंसल की बेटी, जिनका नाम है नेहा, एज 28 इयर्स, उन्होंने भी सुसाइड कर ली।
उनकी वाइफ और बेटी दोनों ने सुसाइड कर ली। जेल से जब बाहर आए कुछ दिनों के बाद बेल पे बीके बंसल, तो कौन बचा था? बीके बंसल और उनका एक बेटा। ये सब देख करके उनका बेटा भी बहुत ज्यादा दुखी था। योगेश बंसल नाम था बेटे का, और बेटे ने भी एक दिन फांसी लगा ली फ्लैट में अपने। अब न बीबी थी न दोनों बेटा बेटी थे, क्या करते बीके बंसल? बीके बंसल ने भी सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। यहीं दिल्ली में रहते थे, ईस्ट दिल्ली में। क्या कभी एक पल के लिए जिस वक्त रिजल्ट देखा होगा बीके बंसल ने, कल्पना की होगी कि जो आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़े सुख का कारण है, यही एक दिन मेरी जिंदगी को तबाह कर देगा? कभी सोचा होगा? नहीं, पूरा परिवार बिखर गया। एक दवा कंपनी से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था, 9-10 लाख रुपए, और उसी के केस में जांच चल रही थी। बाद में उन्होंने सुसाइड नोट पे लिखा था कि सीबीआई का डायरेक्टर बहुत परेशान करता है, ये वो जो भी चीजें रही हों। तीसरी कहानी मैं बताता हूं लता मंगेशकर जी की, जो भारत रत्ना है, पूरा भारत पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। उनकी बहन है आशा भोसले। आशा भोसले जी को आप सभी लोग जानते हो, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड सिंगर ऑफ आवर कंट्री। आशा भोसले की बेटी का नाम है वर्षा भोसले। वर्षा भोसले ने एक दिन मुंबई में अपने अपार्टमेंट में रिवॉल्वर निकाली और खुद को शूट कर लिया। उस वक्त आशा भोसले जो उनकी मां थी, विदेश में कोई प्रोग्राम कर रही थी, जल्दीबाजी में अपना प्रोग्राम छोड़ करके इंडिया वापस आई। एक ऐसी बेटी जो इंडिया के बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखती थी। क्या पैसे की कमी थी? क्या रिस्पेक्ट की कमी थी? वर्षा भोसले खुद भी एक राइटर थी, एक न्यूज एंकर थी, एक सिंगर भी थी। हम अपनी बिरादरी की बात करें, बीटेक किए हुए बच्चों की मैं बात करूं अगर, सुरेंद्र दास नाम का एक बच्चा था, ही वॉज ए बीटेक, कानपुर में था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस ऑफिसर था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने जहर खा करके आत्महत्या करने की कोशिश की, जहर पी लिया। उनके पिता मम्मी और पापा दिल्ली लखनऊ में रहते थे, लखनऊ से भाग के कानपुर में आए, बच गए, लेकिन उन्हें जहर खा के अपनी जान देने की कोशिश की। एक इंसान जो अपराधियों को सुधारता है, एक इंसान जो पूरे पुलिस प्रशासन की देखरेख करता है, वो इंसान किस बात से हार सकता है? प्रणव तिवारी आप ही के डिपार्टमेंट का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर था, दिल्ली में मुनरिका में रहता था। शादी नहीं हुई थी, 3 दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहता था। उसके 2 दोस्त बाहर गए थे शॉपिंग मॉल में घूमने, और जब वापस आए तो देखे कि ये जो प्रणव तिवारी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा रिप्यूटेड एग्जाम निकाला था, पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। मेरा सवाल यह है कि ये सारे के सारे ग्रुप ए ऑफिसर थे, दे ऑल वर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को खत्म क्यों किया? क्या उनके पास जॉब नहीं थी? क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या उनके पास रिस्पेक्ट नहीं थी? इफ जॉब इज द ओनली सॉल्यूशन टू गेट द हैप्पी लाइफ, देन व्हाई दीज पीपल फिनिश देयर लाइफ? जर्मनी जैसे देश का जो बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ माना जाता है, उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 2 महीना पहले सुसाइड कर लिया। क्यों? कोरोना से आई हुई आर्थिक मंदी से हैंडल कैसे किया जाए, कोरोना की वजह से जो आर्थिक मंदी आई उसको हैंडल कैसे किया जाए। एक ऐसा देश जिसके लोग बहुत जज्बे वाले होते हैं, उस देश में एक पावरफुल नेता, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, कमिटेड द सुसाइड। क्या कारण है? क्या उनके पास नहीं पैसा था? क्या उनके पास रिस्पेक्ट नहीं थी? आप इतिहास उठा के अगर खंगालोगे, आप इतिहास उठा के अगर खंगालोगे, तो 15 से 30 साल की उम्र का अगर आप आंकड़ा निकालोगे, 15 से 30 साल की उम्र का अगर आप आंकड़ा निकालोगे, तो सबसे ज्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट की वजह से होती हैं, और नंबर 2 पे आता है सुसाइड। जो यंग एज के जो बच्चे होते हैं वो बीमारियों से नहीं मरते हैं, बूढ़े लोग मरते हैं। मैं आपको आंकड़ा 15 से 30 साल का दे रहा हूं। सबसे पहला कारण है रोड एक्सीडेंट, और नंबर 2 पे सुसाइड, यानी आपको मारने वाला कोई और नहीं, खुद आप, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड। कभी कोटा जाकर के देखो, कोटा जाकर के देखो, मासूम नन्हे नन्हे से बच्चे जिनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता, जाओ बेटा जाओ, आईआईटी जेईई का एग्जाम निकाल के आओ, मेडिकल का एग्जाम निकाल के आओ, ताकि हमारी भी इज्जत बढ़े एज ए पेरेंट्स। वो बच्चे इतनी उम्मीदें देखते हैं अपने पेरेंट्स के चेहरे में, वो एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, और जब असफल हो जाते हैं तो पापा मम्मी से बता ही नहीं पाते कि पापा या मम्मी हम फेल हो गए, हम आपकी उम्मीदों पे नहीं खरे उतर पाए। वो बच्चे अपना असफल चेहरा
अपना उदास चेहरा मम्मी पापा के सामने नहीं ले जाना चाहते और वो सुसाइड कर लेते हैं। आप बताओ, एक बच्चा हार गया एग्जाम में तो क्या मम्मी पापा से मिलेगा नहीं? सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। उनके लिए जान गंवाना खतरनाक नहीं होता है, पापा मम्मी से इंटरेक्ट करना सबसे बड़ी जंग लड़ने के बराबर होता है। उनको सोसाइटी क्या करती, इतना प्रेशर डाल देती है, इतना प्रेशर डाल देती है, इतना प्रेशर डाल देती है उनके ऊपर कि द डेथ ऑफ फेलियर इज मच ग्रेटर देन द फियर ऑफ फेलियर इज मच ग्रेटर देन द फियर ऑफ डेथ। यानी उनके लिए असफलता का जो डर है ना भाई साहब, वो मौत के डर से बड़ा हो जाता है। फिर मौत से डर नहीं लगता उनको ना, असफलता से डर लगता है। हम असफल चेहरा, आप गेट यूएससी में नहीं हुआ तो पापा से कैसे बोलें नहीं हुआ? आप नहीं ले जाना चाहते हो चेहरा, और उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं। कई सारे इतिहास आप थोड़ा सा उठा के देखो, आईआईटीज में पढ़ने वाले बच्चे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, एम्स में पढ़ने वाले डॉक्टर्स, वो सुसाइड करते हैं। अरे आईआईटी में सिलेक्शन ना हो, एम्स में सिलेक्शन ना हो, तब सुसाइड करो तो समझ में आता है। आफ्टर गेटिंग दैट पोस्ट, आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन आईआईटीज और एम्स, दे आर कमिटिंग द सुसाइड। तो अगर जॉब मिलने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती तो जितने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये बहुत कम है। ऐसे बहुत सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अगर जॉब मिलने से, एक सरकारी नौकरी मिलने से समस्याएं खत्म हो जाती तो इन लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, ये सुसाइड की कोशिश नहीं करते। क्या हुआ नहीं हुआ सिलेक्शन तो? क्या हुआ नहीं हुआ सिलेक्शन तो जिंदगी खत्म हो गई क्या? अगर एक रास्ता बंद होता है तो और 10 रास्ते खुल के आ जाते हैं। आपने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से तैयारी की, हुआ सिलेक्शन तो सारी दुनिया जय जयकार करेगी, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और आपको मेहनत से तैयारी करनी चाहिए, जी जान लगा के पूरी ईमानदारी से। और मान लीजिए दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो क्या आपका टैलेंट कम हो गया? आपकी खूबसूरती कम हो गई? नहीं, आप तब भी उतने ही खूबसूरत और उतने ही टैलेंटेड हो, आप तब भी उतने ही स्पेशल हो। एक रास्ता बंद होने के बाद 10 और रास्ते खुलेंगे, जिनमें अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको वही रिस्पेक्ट, वही पैसा, वही पोजीशन मिलेगी। आज आपको हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो, आज आपका दिमाग ना काम कर रहा हो, 5 साल बाद आप वो काम कर रहे होगे जिसके लिए आपको भगवान ने बनाया है। तो एग्जाम में सिलेक्शन ना हो पाना इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। इतिहास उठा के देखो, अभी सुशांत सिंह राजपूत की भी घटना आपने देखी होगी। सुशांत सिंह राजपूत ने भी रिसेंटली सुसाइड किया, उनकी मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। मैं देख रहा था कोई टीवी सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस थी, अपने घर पे थी कोरोना के टाइम, उसने सुसाइड कर लिया। क्राइम पेट्रोल में काम करने वाला कोई इंसान था, उसने सुसाइड कर लिया। सीसीडी के मालिक सिद्धार्थ नाम है, कैफे कॉफी डे, जो बाहर से कितना चमकता धमकता सुंदर सा दिखता है, उसके ओनर मालिक ने सुसाइड कर लिया। क्या इन लोगों के पास पैसा नहीं था? ये ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत रिस्पेक्ट भी है, लेकिन क्यों इस जिंदगी को छोड़ के चले गए? है कोई जवाब आप लोगों के पास? है कोई जवाब आप लोगों के पास? तो कमेंट करके बताओ कि क्या सिलेक्शन नहीं हो जाने से आपके ऊपर नकारे का ठप्पा लगा दिया जाएगा? नहीं, छोड़ दो सोसाइटी को जो आपके ऊपर नकारे का ठप्पा लगाती है अगर आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो। एक चैंपियन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, उसमें से एक क्वालिटी है एग्जाम में सेलेक्ट होना। अगर किसी बच्चे के पास 8-10 घंटे पढ़ने की एबिलिटी है, वो पढ़ के कोई भी एग्जाम निकाल देगा, वो कोई भी एग्जाम निकाल देगा पढ़ करके। लेकिन क्या अगर वो एग्जाम निकाल दिया तो चैंपियन हो गया? नहीं, वो चैंपियन नहीं हो गया। आप अपने अंदर हैबिट डाल लो 8-10 घंटे पढ़ने की। अगर आपके अंदर 10 घंटे पढ़ने की हैबिट है तो आप कोई भी एग्जाम निकालते चले जाओगे। तो चैंपियन होने में से कई सारी क्वालिटीज में से एक क्वालिटीज है पढ़ करके एग्जाम को क्रैक करना। चैंपियन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एग्जाम निकाल दिया तो यू आर द चैंपियन, नो। तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर लिए हैं, हम उनको तो चैंपियन नहीं कर सकते। चैंपियन तो वो छोटू है, चैंपियन तो वो बबली है जो दिल्ली से साइकिल चलाते हुए पटना तक चली जाती है। चैंपियन तो चिंटू है जिसको सारी दुनिया भी अगर घिड़ा करे,
सारी दुनिया भी उससे नफरत करने लगे, तो वो कभी सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है, वो चीजों से लड़ेगा। आप अपने आप को देख लो, आपने कितनी फेलियर्स झेली हैं अभी तक। ये फेलियर से तो आपको मजबूत बनाती हैं। अगर फ्यूचर में कभी समस्या आएगी आपके सामने कि सर ऐसी ऐसी समस्या आगे हो सकता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, तो आप उतने मजबूत रहोगे उस वक्त कि आप उस सिचुएशन से हैंडल कर ले जाओ। क्यों? क्योंकि आपने असफलता देखी, आप मजबूत हो। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना। चैंपियन वो बच्चा नहीं जो एग्जाम निकाल दिया। चैंपियन के पास बहुत सारी खूबियां होती हैं। मोदी जी कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं भाई? पूछ लो जाकर के, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता है कि एसी पे काम करता है, नहीं बता पाएंगे। आपकी अनअकैडमी के फाउंडर मिस्टर रोमन सैनी ने यूपीएससी का एग्जाम छोड़ के अनअकैडमी स्टार्ट की। तो अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग खूबी होती है। एक क्वालिटी है लंबे समय तक बैठ करके पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई कर देना, वो एक क्वालिटी है चैंपियंस की। सारी क्वालिटी सिर्फ पढ़ना नहीं है। चैंपियन तो आप हो जो फेलियर से लड़ करके सिकंदर की तरह बाहर निकलेगा। वो होती है एक चैंपियन की पहचान। नहीं आ रहे हैं गेट में नंबर, कोई बात नहीं। नहीं हो रहा है सिलेक्शन, कोई बात नहीं। सिलेक्शन ना होने से क्या जिंदगी रंगीन नहीं है? अरे ये असफलताएं जो होती हैं ना, हारने का डर जो होता है, जो दुख होता है, अनसर्टेनिटी होती है, यही तो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी हंसना तो कभी रोना, कभी हार तो कभी जीत। जिस वक्त हम अपनी अंतिम मृत्यु सैया पे पड़े होंगे, लगेगा कि इस जिंदगी को छोड़ के जा रहे हैं, 60 साल 70 साल 80 साल जो भी हो लाइफ आए, यही जो अनसर्टेनिटी है ना, यही चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगी। यही अनसर्टेनिटी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगी। हर रंग जो आपने देखा होगा, जिंदगी इसी का तो नाम है। कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी असफलता देखी ही नहीं। बचपन से फर्स्ट आते गए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 9th 10th, उसके बाद आईआईटी जेईई फर्स्ट क्लास, यूपीएससी फर्स्ट क्लास, हर जगह फर्स्ट क्लास, फिर आईआईएम में गए फर्स्ट क्लास। पहली असफलता उनको 40 साल की उम्र में मिली। कभी असफलता का सामना किया ही नहीं था, लड़ ही नहीं पाए, छोड़ के चले गए, सुसाइड कर लिया। इतिहास उठा के देखो, पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं। एक ऐसा आदमी जो कभी फेल नहीं हुआ था, जब पहली बार सफलता मिली ना, तो टूट जाता है इंसान। लेकिन हमारे आपके पास अनुभव है इससे लड़ने का। पापा का फोन आता है जब आपके पास कि बेटा क्या रहा इस एग्जाम का रिजल्ट, कितना भारी होता है आपसे उनसे बात करना। ये पेरेंट्स की भी तो गलती है, फोन करके ये नहीं पूछते हैं बेटा कैसा है, खुश है या नहीं है। नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, देख ले, फिर कोई और काम स्टार्ट करवा देंगे। मम्मी पापा को तो काम ये होता है कि जाओ बेटा अपनी जंग को लड़ो, हारोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है, जीतोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है। अगर जीतोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी, और अगर हारोगे भी तो भी मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरी दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बेटा कभी कम नहीं होगी। जाओ इस दुनिया में जो जो चीजें हैं देखने लायक, करने लायक, करो, एक्सपीरियंस करो। लेकिन नहीं, पापा का फोन आता है तो पहला फोन चिंटू के पास, बेटा कैसी रही रैंक, क्या रहा इस एग्जाम का। चिंटू के दिल में कितना दर्द है उसको कोई पूछता ही नहीं। तो चिंटू को भी चाहिए थोड़ा सा अपने दोस्तों से बात कर लिया करे, अपने से बड़ों से बात कर लिया करे, अपने टीचर से बात कर लिया करे, इससे सुकून मिलता है। हार जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। 10 लोग अगर जिंदगी में किसी जंग को लड़ते हैं तो 5 को सफलता मिलती है, 4 को मिलती है, बाकियों को असफलता मिलती है। तो क्या जिनको असफलता मिल गई तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई क्या? नहीं। आपसे मैं आखिरी बार और पहली बार कह रहा हूं, आप जितने भी लोग देख रहे हो मुझे, अपने अंदर कभी डाउट मत करना, कभी नहीं। सिलेक्शन किसी एग्जाम में हो या ना हो बहुत छोटी चीज है, बिल्कुल छोटी चीज है। ये हमारे सोसाइटी की फॉल्ट है कि अगर एग्जाम निकाल दिया तो भगवान बना देती है, और एग्जाम नहीं निकला तो बिल्कुल यू आर यूजलेस फेलो। ये सोसाइटी की फॉल्ट है। शादी तक नहीं होती है लोगों की अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है तो। थोड़ा बहुत इस सिस्टम से तो आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ने में हारना नहीं है।
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कितनी कम उम्र में उन्होंने अपनी जीवन को त्याग दिया लड़ते लड़ते। सुसाइड करने का ख्याल कभी आए तो काम करते करते मर जाओ। यहां सर मरना है तो मशीन की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करता हूं और पढ़ते पढ़ते मरने का ख्याल ले आओ। पंखे पे लटक के मरने का सवाल अगर दिमाग में आता है तो बिल्कुल बेकार है। नहीं, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स का काम होता है नेचुरल, दबाव डाले बच्चों को, दबाव डालो दबाव। अरे बच्चे को मारोगे क्या? अपनी एस्पिरेशंस को बच्चे के थ्रू पूरा करने की इच्छा क्यों रहती है पेरेंट्स के अंदर? दिस इज नॉट करेक्ट। वहां भी सेल्फिशनेस है। अगर चिंटू बन गया आईएएस ऑफिसर तो चिंटू के पापा को लोग कहेंगे देखो आईएएस ऑफिसर का बेटा जा रहा है, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी और उसी इज्जत के चक्कर में चिंटू की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। 2 साल, कई बार 4 साल, कभी बार 6 साल तक बच्चा तैयारी ही करता रह जाता है। जिंदगी का इतना अनमोल समय है ये, इतनी असीम शक्ति है ये कि अगर आप किसी और काम में भी कभी लगाते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरा बस ये कहना है, आप इस वक्त जिस काम को कर रहे हो उसको ईमानदारी और मेहनत से करो। तैयारी आप कर रहे हो तो तैयारी करो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, बैंक की, एसएससी की, टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल, जेईई, गेट, इस तैयारी करो आप पूरी ईमानदारी के साथ। सिलेक्शन होता है, वेल एंड गुड, इससे अच्छी खबर तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उदास मत होना। कभी भी ये ख्याल मत ले आना कि शायद वो स्पेशल है क्योंकि वो सेलेक्ट हो गया, या अंकित सर स्पेशल है क्योंकि वो फर्स्ट रैंक लेके आए। नहीं, आप भी उतने ही स्पेशल हो, बट फर्क यह है कि आपके अंदर की जो क्वालिटी है ना, शायद किसी और काम के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन उस काम को आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो आप असफल होने के बाद भी उतने ही स्पेशल रहोगे। डाउट मत ले आना अपने अंदर कि वो क्वेश्चन 1 सेकंड में कर देता है, मुझे 20 सेकंड लगता है। नहीं, मोदी जी से करवा लो क्वेश्चन, मोदी जी से आप मशीन के 10 साल का टाइम दे दो, फिर भी आपके बराबर नहीं आ पाएंगे, मगर ही इज रूलिंग द कंट्री। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? तो हारना और जीतना तो जिंदगी का हिस्सा है। जब कभी हार सामने आए तो निराश मत होइए। थोड़ा सा उदासी आएगी, थोड़ा सा परेशानी आएगी, टीचर्स का भी दबाव रहेगा, पेरेंट्स का भी दबाव रहेगा, लेकिन एक रास्ता अगर बंद होता है सिलेक्शन ना हो पाने का, अगर आपने पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी की है, तो और रास्ते खुलेंगे और वो रास्ते भी आपको वहीं पहुंचाएंगे जहां पे आपकी मंजिल है, बस वो तरीका कोई और होगा। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय, गुड नाइट एंड रिमेंबर दैट यू आर ऑलवेज वेरी स्पेशल। कई बार बच्चा असफलता के कारण जब पापा मम्मी को फ़ोन नहीं कर पाता है ना, डरता है आमने सामने से आमना सामना होने से, और जब गलत कदम उठा लेता है तो जाके जरा पेरेंट्स से पूछो कितनी तकलीफ होगी उनको। बच्चे को ये नहीं पता होगा कि एग्जाम में सिलेक्शन ना होने से तो पापा को दुख होगा, मगर अगर बेटा ही नहीं रहेगा तो कितना दुख होगा पेरेंट्स को। इस दुख का आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये सब स्टेप्स बच्चा तभी लेता जब उसके अंदर ख्याल आता है कि या तो उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या तो यूजलेस है, या तो उसको काम नहीं मिल रहा है। सारी दुनिया भी परेशान करे तो भी नहीं करना चाहिए आपको ऐसा गलत काम। करोगे क्या ऐसा गलत काम? कभी नहीं करोगे आप, कभी नहीं करोगे आप। किसी एग्जाम में सिलेक्शन ना हो, गेट में 10 नंबर ना आ रहे हो तो भी नहीं करोगे आप सुसाइड। गेट में नंबर ले आना सबसे बड़ा पैरामीटर है क्या? कभी नहीं। गेट में नंबर ले आना अगर सबसे बड़ा पैरामीटर होता तो सारी दुनिया गेट में नंबर लाने के पीछे ही पड़ी होती। हाँ, आपने बीटेक किया है, आपके पास सफलता पाने का जो आसान सा रास्ता है वो यही है, सरकारी नौकरी के थ्रू। ये सबसे सेफ रास्ता माना जाता है कि अगर आपने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया तो 6 महीने 8 महीने में आप 1 साल में कोई ना कोई नौकरी पा जाओगे। उसके बाद अपने सपने को पूरा करो। तो अभी आप जो कर रहे हो उसको करो। मैं नहीं कह रहा हूं तैयारी बंद कर दो, तैयारी करो और ईमानदारी के साथ तैयारी करो, टाइम पास नहीं। लेकिन अगर तैयारी के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो कमतर मत आंको अपने आप को, कभी नहीं। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। कभी आइंस्टाइन के बारे में सोचा है? मंदबुद्धि कहा जाता था उनको, कर लेते सुसाइड तो आज होती दुनिया जैसी है। केवीएल के बारे में कभी पढ़ा है आपने? केवीएल किस पढ़ते हो? वो इंसान अपनी जिंदगी में कितनी बीमारियों से जूझा, कितने समय तक वैसाखी पे व्हील चेयर पे चले, फिर भी
किरचॉफ ने कितने कीर्तिमान स्थापित किए? गुड नाइट एंड जय हिंद।